लाइव जा रहे हैं जी हम। वी आर लाइव नाउ काशिम भाई। आमिर आ जाते हैं अभी। मेरी आवाज आ रही है सर जी? जी जी आ रही। ओके ओके, चलें बाकी दोस्त भी इस दौरान आ जाएंगे। तो बात यहाँ पे ऐसा, दिस वाज अ वैलिड क्वेश्चन, ऑल्दो जब ग्रुप डिस्कशन हो रही होती है उसमें चीजें हर बंदे के अपने पर्सपेक्टिव के मुताबिक शिफ्ट ले जाती हैं। अभी तक हम एक बुनियादी चीज तक तो पहुंच गए हैं कि प्रॉब्लम है कनेक्ट के अंदर, जो बताने वाले हैं और जो जान पूछने वाला है उन दोनों के दरमियान असल में गैप वहां पे है बुनियादी। तो वो आपने भी बड़ी खूबसूरती से हाईलाइट किया है, और राना साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया है कि ये हम बेसिकली समझा नहीं पाते, या हमारे पास समझाने के लिए वो कंटेंट ही नहीं है जिसकी बुनियाद पे समझाने वाला तैयार हो इस चीज के लिए कि वो बच्चे को एनालाइज करे और उसको उसकी रेलेवेंट फील्ड सजेस्ट करे और फिर ऑनवर्ड उस बंदे को सपोर्ट करे। तो यूजुअली यहाँ पे झटका फॉर्मूला चलता है कि कुछ करके ले आ यार, वो तो कमांदा नहीं पिया कुछ कर। तो रहमान साहब आपकी वीडियो नहीं आ रही सर, कासिम भाई की वीडियो नहीं आ रही, आई थिंक इंगेज है। या आगे रहमान साहब आपसे शेख साहब, अब जी 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 क्योंकि आप भी एक बेटे के बाप हैं जो करंटली इस पोजीशन में है कि उसने 2-3 साल के अंदर अपना करियर चॉइस करना है, और मैं इस बात से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हूं कि आप उसे कैसे ग्रूम कर रहे हैं और आपने उसे कितना लिवरेज दे रखा है। बट मैं चाहूंगा कि आप अपनी जुबानी अपनी पर्सनल मिसाल से समझाना चाहें या आप जेनेरिक डिस्कशन करना चाहें, यू आर ऑल अलाउड कि आप जिस तरह भी चाहें। बट आपका एक्सपीरियंस और आपका जो वर्जन है वो मैं जानना चाहता हूँ इसी पॉइंट पे कि जब हमारी सोसाइटी में एक बच्चा पढ़ाई की जिस भी हद तक जाके आगे उसने अब करियर चॉइस करना होता है, फ्यूचर अपने की तरफ जाना है, प्रैक्टिकल की तरफ, तो वो किन हालात से गुजरता है। पहले ये मुझे सिर्फ मैं एक्चुअल पिक्चर जानना चाह रहा हूँ, और फिर अगला क्वेश्चन होना है, अगर आप चाहें तो उसे कनेक्ट कर लें कि उसके साथ करना क्या है हम लोगों ने और उसे क्या करना चाहिए, एक्चुअल उसे क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। असल में ना आपका जो टॉपिक है वो बड़ा जो है वो ज़रूरी टॉपिक था। मेरी एंगेजमेंट भी थी लेकिन मैंने जो है वो अपनी एंगेजमेंट ख़त्म की है। सफ़र थैंक में यू, हूँ, देखने थैंक हैं यू, की गाड़ी में हूँ। थैंक यू। आई नो इट, आई ज्वाइन नो करना इट। भी ज़रूरी था। अच्छा सर, बात कुछ इस तरह है, माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मैं तो जाहिल सा आदमी हूँ। तो बात कुछ इस तरह है कि जो हमारा मौजू है, मैंने आपका पिछला प्रोग्राम जो सुना है, तो चलें ये बेसिक पे बात हो रही है, अभी तो बेसिक पे चल रही है। आपने जो मुझे क्वेश्चन किया है मैं स्पेसिफिकली उसी का ही जवाब दे देता हूँ। अब मैं आपके अपने बच्चे के बारे में आपको बताता हूँ कि मैंने उसे क्या कहा है, मेरी क्या डिमांड है उससे। ठीक है जी, मैं उसे कहता हूँ कि मुझे एक हाईली एजुकेटेड बच्चा चाहिए बस। एक पढ़ा लिखा आदमी जिसको माशरे के अंदर अच्छे बुरे की पूरी समझ आ जाए और उसे ठीक और गलत की पहचान हो जाए। उससे जो है वो एक तहजीब याफ्ता माशरे के अंदर उठने बैठने के जो है वो तरीकाकार से वो अवेयर हो जाए। अब बाकी जो है वो कैरियर बिल्डिंग और बाकी ये सारी चीज़ें, इंसान ने जॉब करनी है, बिजनेस करना है, क्या करना है, इंसान जो होता है ना राना साहब, मेरे ख्याल में वो इतना कीमती होता है कि जब दुनिया में, इस दुनिया का पहला इंसान इस दुनिया के ऊपर आया था तो उसके जिस्म पे तो कपड़े भी नहीं थे। तो आने वाले जो इंसान है वो तो बिल्कुल खाली हाथ आए थे, और पोटेंशियल इतना है इंसान के अंदर कि अब इस दुनिया को अगर हम ऊपर से देखें, बड़े कैनवस से देखें, तो ये दुनिया की शक्ल देख के इंसान हैरान हो जाता है कि क्या ये वही दुनिया है जो इंसानों ने इसको क्या से क्या बना दिया। ठीक है जी, इंसान के अंदर एबिलिटीज जो है उनका तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं कि वो कितनी है। हम्म। तो हम्म। जब हम किसी बच्चे की परवरिश कर रहे होते हैं तो हमें सिर्फ उसकी तैयारी में एक चीज डाल देनी चाहिए कि वो अपनी उस एबिलिटी से अवेयर हो जाए खुद। इंसान हम्म। के अंदर जो खूबी अल्लाह ताला ने डाली है उस खूबी से हम उसकी अवेयरनेस करा दें, हमारे लिए इतना मेरे ख्याल काफी होगा कि हम अपने बच्चों की परवरिश के दौरान, उनको तालीम देते दौरान, उनकी तरबियत करने के दौरान उनको इस बात की अवेयरनेस दे दें कि एक्चुअली आप इंसान हो और इंसान एक्चुअली है क्या। ठीक है जी, तो अगर हम ये पॉइंट उन्हें समझाने में कामयाब हो जाएं
तो मेरा ख्याल है कि बाकी सारे मसले जो हल हो जाते हैं। बाकी ये जो है हमारी दुनियावी एजुकेशन, जिसके ऊपर आगे काफ़ी सारी डिस्कशन हो रही थी, कैरियर बिल्डिंग, ठीक है जी, इदारे बने हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनाते हैं बच्चों को, ठीक है जी। हर एक की डायरेक्शन मुख्तलिफ है, ठीक है जी। कोई बंदा बांध रहा है हम्म बच्चों को कि यार ये जॉब की जो लाइन है ना, ये बड़ी जबरदस्त है, ठीक है। हम्म वो इतने हम्म खूबसूरत और सुनहरे सुनहरे ख्वाब बुन बुन के दिखाता है उसे हम्म कि बच्चे एम बना लेते हैं, ठीक है जी। हाँ और ये समझना बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए कि जो गोल्स होते हैं, वो जॉब तो गोल्स का हिस्सा ही नहीं है ना। इंसान की जिंदगी के जो गोल्स होते हैं ना राना साहब, मेरे देखने के हाँ जी मुताबिक, हाँ जी हाँ जी, नौकरी नौकरी जो है वो कोई गोल है? बिल्कुल नौकरी तो ठीक। कोई गोल नहीं होता। रास्ता हो सकती जो है, गोल गोल्स नहीं हो होते सकता, हैं बिल्कुल ठीक। गोल नहीं हो सकता, ठीक है ना जी। बिल्कुल ठीक। तो फिलहाल तो हमारा जो है वो 95% शायद, इससे भी ज्यादा लोग जो हैं, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, शुरू करते हैं, और भेजने वाले माँ बाप के जहन में ये होता है कि ये कितना पढ़ेगा और कौन सी जॉब करेगा और कितनी हम्म सैलरी है, हम्म ठीक है जी। और बच्चा भी जो है वो शौक शौक में बचपन से ही हम उसके दिमाग में डाल देते हैं कि मेरा बेटा जो है ना वो पायलट बनेगा, हाँ ठीक है जी। तो पहले तो हम छोटे बच्चों को अट्रैक्शन देते हैं कि बच्चा पायलट बनेगा, बेटा तू जहाज उड़ाएगा, जिसे वो शौक हम्म से देखता है ना नीचे से, और हाँ उसे वो करीब से नहीं देख सकता, छू नहीं सकता, तो उसके लिए बड़ी अट्रैक्शन आती है कि हम्म मैं जी पायलट बनूंगा। फिर अगली बात हम्म हम उसके कान में क्या डालते हैं, बेटा जो पायलट होते हैं ना वो पैसा बड़ा कमाते हैं, हम्म ठीक है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ठीक है जी। हम्म तो अगली बात जो है, जैसे ही बच्चा थोड़ा सा अवेयरनेस का लेवल उसका डेवलप होता है, तो हम उसे कहते हैं कि बेटा डॉक्टर जो होते हैं ना ये पैसा बड़ा कमाते हैं, ठीक है हम्म जी। हम बचपन हम्म से ही अपने बच्चों के दिमाग में एक चीज डाल देते हैं कि आप ये जो कुछ सीख रहे हैं, एट द एंड इसका फायदा लेना आपने पैसा कमाने के लिए, ठीक है। हाँ हाँ अब हम ये तो बिल्कुल नहीं उन्हें सिखा रहे कि भाई आप लोगों की तरबियत से माशरे के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन आएगी, ठीक हाँ है ना जी। आप लोगों हम्म के जो है वो वेल अवेयर होने से माशरा जो है उसको क्या फायदा होगा, ये चीजें जो है हम्म बिल्कुल उसके साथ ना डिस्कस की जाती हैं। और बचपन से उसके दिमाग के ऊपर एक स्टैंप लगा दी जाती है कि आपने पैसा कमाना और खूब कमाना, क्योंकि हम्म पैसा कमाने वाला बंदा, उसको इज्जत भी मिलती है, उसको शोहरत भी मिलती है, उसकी जिंदगी भी आसानी से गुजरती है। और उसको बिठा बिठा के पकड़ पकड़ के इंतहाई किस्म की मिसालें दी जाती हैं कि फलां बंदा जड़ा है उन्हें पैसा नहीं कमाया तो उन्हें हो गया, फलां बंदे हम्म ने पैसा नहीं कमाया तो वो फलां हो गया उसके साथ। हमें सबसे पहले अपने बच्चों को आज़ाद करना चाहिए, इस फिक्र से आज़ाद करना चाहिए। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ। आपको पता है मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो हमारे पास जो उस्ताद कारीगर लोग होते हैं उनके पास बच्चे शागिर्द लेके आ जाते हैं। हम्म तो जो बच्चा, जो माँ बाप बच्चे की उंगली उस्ताद के हाथ में पकड़ाने के बाद सवाल करता है ना जी कि दोगे की, हम्म वो बच्चे हमने देखे हैं कि 10-10 साल जो है ना वो पानी छिड़काते हैं, चाय हम्म लेके आते हैं और झाड़ू देते हैं। और जिन माँ बाप का सवाल ये होता है ना कि उस्ताद जी मेरा बच्चा कितनी देर दे विच कारीगर बन जाएगा, हम्म उन उन बच्चों के जो है वो माँ बाप जो है उनके जो बच्चे होते हैं वो किसी ना किसी फील्ड के अंदर कोई ना कोई हुनर सीख जाते हैं। तो हमारा तो बच्चा पैदा होता जाता है तो उसके ऊपर फोकस हो जाता है कि ये बनेगा, ठीक है जी। हम्म फिर हम जो चूंकि मिडिल क्लास से हमारा ताल्लुक है, हमारी जो है वो एक बहुत बड़ी क्लास पाकिस्तान के अंदर रहने वाली लोगों की, इवन के पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तादाद में तो मिडिल क्लास लोग हैं ना जी। बिल्कुल ऐसी। मिडिल क्लास आदमी जो है वो, और अवेयरनेस, ये राना साहब, राना अमर साहब आगे बात कर रहे थे कि हमारी जो नस्ल है ना जी, ये हम तो खैर मिडल ऑफ दी जनरेशन है, तो जो हम्म हमारी हमारी आगे जो नस्ल है वो तो हम्म है एंड्रॉइड की पैदावार, ठीक है ना जी। हम्म हम्म तो हम तो जाके एसी लगा हुआ देखते थे कभी किसी के घर, ठीक है जी। हम गाड़ियां, ये मुख्तलिफ चीजें जो टेक्नोलॉजी की जो लेविश जो लग्जरीज हम यूज कर रहे हैं, हम्म हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं, ये चीजें हमें देखने को भी नहीं मिलती थी। तो हमारे हम्म बच्चों की तो एक क्लिक के ऊपर है, हम्म, ठीक है? ये सारे बिल्कुल। सिस्टम ने हमें एक ऐसी दौड़ के अंदर शामिल कर दी है, जिस दौड़ में हम बिल्कुल ये भूल गए हैं कि इंसान क्या होता है, इंसान कर क्या सकता है, उसे करना क्या चाहिए। हमें अगर अपने बच्चों को वेल एजुकेट करना है, उनकी तरबियत अच्छी करनी है, तो सबसे पहले हमें उन्हें इस दौड़ से निकालना पड़ेगा,
एक न्यूट्रल पर्सन की तरह जो है उसकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, एक आजाद जहन इंसान की तरह, जिसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, जिसके ऊपर कोई मुस्तकबिल में आने वाली जिम्मेदारियां। अभी राना आमिर साहब फरमा रहे थे कि बच्चे के ऊपर प्रेशर होता है जी कि ये 2 बहनें हैं बेटा, ये तूने ही ब्यानी है, ठीक है ना जी, जल्दी जल्दी से मेरा बच्चा जो है ना बड़ा हो जाए, ठीक है, तो बड़ा मेरा बच्चा होगा तो बड़ा अफसर लगेगा ना, तो फिर मेरा बच्चा अपनी बहनों को ब्याएगा, ठीक है, फिर मेरा बच्चा जो है नया घर बना के देगा। तो वो इन प्रेशर्स के अंदर उसे फिर कोई कोल्लू मिलता है तो वो उसमें साथ दे के कोल्लू का बैल बन जाता है, ठीक है जी। उसे कोई जनाब वो क्या कहते हैं, जैसे आपने सांप की मिसाल दी थी, ठीक है जी, तो उसे को दूध पिलाने वाला मिल जाता तो वो उसकी आस्तीन में छुप जाता जाके, ब्यूटीफुल, उसके ऊपर वो बोझ लाद देता है तो वो गधा बन के उस बोझ को ढोना शुरू कर देता है, ब्यूटीफुल, क्योंकि वो तमाम कुछ करने से उसको अपने जो माँ बाप के जो ख्वाब है ना वो पूरे होते हुए नजर आ रहे होते हैं। बिल्कुल तो अगर वो जिंदगी के कुछ अरसे के लिए उन ख्वाबों को हम वो साइड में रख दें तो वो एक मुकम्मल इंसान, जिस नस्ल का आपने 6 नंबर पे जिक्र किया था, वो जरा काइंडली रिपीट कीजिएगा, मैं भी थोड़ी याददाश्त आपको बता। खलीफातुल अर्ज, खलीफातुल अर्ज, उसे खलीफातुल अर्ज की तरह पहले पालने तो सही, तो फिर उससे हम डिमांड करेंगे भाई हमें खलीफातुल अर्ज चाहिए। हम खुद बैल बना रहे हैं, पाल रहे हैं, बता रहे हैं कि तू कोल्लू का बैल है, तुझे हमने कोल्लू में जोड़ना है, जुड़ जा जल्दी से, तू तो फैलिया बन जा, किसी दरख्त की शाख पे जाके अपनी जड़ें पैवस कर और उसका खून चूसना शुरू कर दे, हमें ला के दे, गधा बन जा, बोझ उठा, ठीक है, परिंदे की तरह दर दर फिर और दाना लेके हमारा पेट भर। ये सारी चीजों की जो बोरी है ना जी, हम उसके कंधों पे रखते हैं और उसे धक्का दे देते हैं कि निकल जाए। तो हुजूर फिर जो नतीजे हैं वो इसी तरह के आएंगे जिस तरह के हमारे आ रहे हैं। बाकी जो है वो मेरे ख्याल में बच्चों की ग्रूमिंग के बारे में आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया था, तो उसमें मेरी राय ये है कि हमें पहले बच्चों को खलीफातुल अर्ज की तरह पालना पड़ेगा, फिर हम डिमांड करेंगे उनसे कि भाई अब आप हमें एक ऐसा माशरा कायम करके दिखाओ जिसमें वाकई हमें नजर आए कि ये उस इंसान का माशरा है जिसे अल्लाह ताला ने खलीफातुल अर्ज बना के इस दुनिया के ऊपर भेजा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरती से एक साहब आपने इस चीज को समाप्त किया है। मैं चाहता भी ये था कि मेरे उस जो थॉट मैं बेसिकली आप लोगों को, सोसाइटी को देना चाह रहा था, जिस क्रिटिकल पॉइंट की तरफ मैं सबकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था, वो यही था जिसके कासिम भाई ने बड़ी शुरू में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली दो लाइनों में उसको बड़ा खूबसूरती समाप्त किया, और आपने इसकी एक डिटेल के वो जो बात मैंने कही आज इस मौजू के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, ये बेसिकली कनेक्टेड है उस पास्ट के साथ जिसमें से गुजर के वो प्रोडक्ट सामने आया है जिसको मैं मुखातब कर रहा हूँ। तो यहाँ से अब चूंकि चारों की बात आपकी एक चीज की तरफ इशारा कर रही है, सुहेब ने भी यही बात पॉइंट आउट की कि उसके गिर्द माफियाज हैं, उसके पेरेंट्स की शक्ल में, दोस्तों की शक्ल में, उसके कलीग्स की शक्ल में, हर शक्ल में उसके साथ माफियाज जुड़े हुए हैं। कोई माइंडसेट का माफिया है, कोई फाइनेंशियल माफिया है, कोई एनवायरनमेंट का, कोई कल्चर का। और आमिर भाई ने जो बात कही वो भी बिल्कुल ठीक थी कि उसको हम प्रेशराइज्ड जनरेशन की शक्ल देते जा रहे हैं। कासिम भाई की पिछली मेरी डिस्कशन में जी जनरेशन का जिक्र आया था, मैं चाहूंगा कि उसकी तरफ भी ये हम सारों की रहनुमाई करें कि वो क्या कॉन्सेप्ट। यू आर नॉट ऑडिबल, ऑडियो नहीं आ रही जा रहा है जी अब आ रही है। ओके, तो शायद मेरे दोबारा ना ये मसला हो, अगर कहीं आए तो कासिम इसको लीड करिएगा। अच्छा, अब यहाँ ठीक है, आप इस पे चलने दें। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन आप सारों के सामने रख रहा हूँ, और अब मैं रिवर्स चलूंगा। शेख साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूंगा। जी जी। हो गया सोसाइटी ने एक शख्स को एक इस तरह के प्रेशर्स के अंदर और बदकिस्मती से ऐसे कल्चर के अंदर पाल दिया। अब वो 18, 20, 22 साल की उम्र में और इस वक्त हमें सुन रहा है। क्या अब वो सिर्फ उसे ब्लेम करे उस पीछे वाले वक्त को, या उसके अंदर कोई ऐसा अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म भी फिट किया हुआ है कि इन सारी चीजों के बावजूद मूसा की तरह लहरों पे तर के फिरौन के घर पहुंच के फिर बीबी आमना के पास जाके दूध पी के वहां से निकल के, या उम्मियों में पैदा होके अरब के उन बदुओं के दरमियान परवरिश पा के बुतों के अंदर खड़े होके इब्राहिम की तरह आजर के बुत तोड़ दे,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह लोगों को दावत देने की तरफ निकल पड़े, और वो दावत जो उस वक्त का सबसे मुश्किल तरीन काम हो, तारीख में ऐसी मुश्किल जॉब किसी के सिमन आई हो। मेरा मतलब इशारा इस तरफ है कि क्या अपनी जात शनासी की कोई अमल है जो इंसान इन सारी चैलेंजेस के बावजूद कर सकता है, और फिर इन लहरों के मुखालिफ तैर के स्टैब्लिश हो सकता है उस रास्ते के ऊपर, जिस रास्ते की मैं 6 शक्लों में बात कर रहा था कि छठी वो मेजर पॉइंट है जहां पे उस बंदे को पहुंचना चाहिए, और वही तकाजा है उसकी पैदाइश का और उसकी इस दुनिया में रहने का। तो क्या वो एक जुज मौजूद है इंसानी जिंदगी में, या वो खत्म हो जाता है इन सारी चीजों के होते हुए? एक साहब जी राणा साहब, बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। इंसान जो है ना, ये बड़ी खूबसूरत तख्लीक है अल्लाह ताला की। खूबसूरत भी है और इसे अजीम भी कहा गया है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर ये तमाम बातें मौजूद हैं जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। इंसान के बारे में कहा जाता है, मतलब मेरे वाले साहब मुझे कहा करते थे कि इंसान अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक है कि जो अपनी जिंदगी को उम्र के किसी भी हिस्से से नए सिरे से शुरू कर सकता है। एग्जैक्टली 90 साल, 70 साल, 80 साल, मतलब उम्र के ऐसे ही। किसी भी हिस्से से आप इसको नए सिरे से प्लान करके शुरू कर सकते हैं, और बिल्कुल उसमें उतना ही पोटेंशियल होगा, उसमें उतनी ही पावर होगी, उतनी ही करज होगी। यही तो खूबसूरती है इंसान की। अच्छा, अब जैसे मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगा इस आपकी इस बात को, आपने जानवरों के साथ जिस तरह इसको जो है ना जी, वो कनेक्ट करके इंसान की जिंदगी की जो वर्किंग के फार्मूलाज हैं जो हमारे माशरे के अंदर चल रहे हैं, और आपने उसको कनेक्ट किया है कि ये फलां जानवर जो है वो इस शिफ्ट का मालिक है, और ये जो इंसान इस पैटर्न के ऊपर काम कर रहा है, तो ये लाइक इसी तरह, जैसे आपने बैल की मिसाल दी, परिंदे की दी, सबकी दी मिसाल। अच्छा, इसमें जो खूबसूरती है बात के अंदर, जो समझने वाली बात है कि इस दुनिया के अंदर करोड़ हा जो है वो नस्ल के जानदार रहते हैं, और उन तमाम जानदारों का अपना अपना मुआशरा है। इस दुनिया के अंदर करोड़ों माशरे हैं, और उन करोड़ों माशरों के अंदर इंसानों का भी एक माशरा है। बेसिकली ये इंसानों का एक माशरा है जिसे हम मुख्तलिफ माशरत के नाम से याद करते हैं। ये यूरोप का माशरा है जी, ये ईस्टर्न वेस्टर्न, ठीक है जी, ये इंडिया का माशरा है जी, ये बांग्लादेश का है, यहाँ पे माशरत इस तरह की है। बेसिकली जिस तरह भेड़िया एक नस्ल है ना जी, तो भेड़ियों की अपनी एक माशरत है पूरी, वो तमाम भेड़ियों की अपनी पूरी बिल्कुल एक ठीक। माशरत है। सांपों की अपनी एक पूरी माशरत है, परिंदों की अपनी एक पूरी माशरत है, ठीक है जी। इसी तरह हम इंसान हैं, हमारी इंसानों की पूरी एक माशरत है, और उसके अंदर अफ्रीका के अमेज़न के जंगल में रहने वाला इंसान भी शामिल है। वो हमारे इंसानों के बिल्कुल इस ठीक। माशरे का हिस्सा है। अब हम उसे अभी तक शामिल नहीं कर पाए, ये तो एक अलग क्वेश्चन है ना जी, लेकिन वो इंसान है और वो हमारा हिस्सा है, हमारे इंसानों के इस माशरे का हिस्सा है। वो भी उतनी तवज्जो का मुस्तहिक है जितनी तवज्जो के मुस्तहिक हम लोग इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर रहने वाले लोग, ठीक है जी। अब आपका जो क्वेश्चन था, आपने सवाल किया था, इंसान के अंदर ये जरासीम, ये पोटेंशियल बिल्कुल मौजूद होता है। इंसान उम्र के किसी भी हिस्से में सीखने की सलाहियत रखता है। इंसान उम्र के किसी भी हिस्से में जो है वो क्रिएशन करने की सलाहियत रखता है। इंसान अपनी आदत को, अपनी नेचर को, अपनी तबीयत को, अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी भी मौजूद होती है और ये क्वालिटीज भी मौजूद होती है। इंसान दुनिया की वो वाहिद मखलूक है कि आप साइबेरिया के जंगल से किसी जानवर को पकड़ के ले आए ना जी, तो उसे पंजाब में छोड़ दे, वो मर जाएगा 1-2 दिन में। आप यहाँ खुश्की के गर्म इलाके के किसी जानवर को ले जाके साइबेरिया में छोड़ देंगे तो उसकी वहां पे डेथ हो जाएगी। लेकिन इंसान को आप किसी भी खित्ते में फेंक दें, वो वहां पे सरवाइव भी करेगा और वहां पे वो ग्रो भी करना शुरू कर देगा। वो वहां पे अपनी आबादी बनानी शुरू कर देगा और अपनी जरूरियात जिंदगी की तमाम सहूलियात वहां पे अरेंज करना शुरू कर देगा। ये है वो इंसान, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल कतन भी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 20-22 साल की उम्र तक हम उसको कोई डायरेक्शन वो नहीं दे सके, जो ये खलीफातुल अर्ज को की तरह परवरिश करने वाले बच्चे के अंदर होनी चाहिए, तो हम नहीं दे सकेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उसको 50 साल, 100 साल, 60 साल की उम्र में भी उसको डायरेक्शन भी दे सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अरब के बद्दुओं के माशरे के अंदर जो तब्दीली लेके आए हैं ना, देखिए ना जी, उसके अंदर छोटी उम्र के लोग भी थे, बड़ी उम्र के लोग भी थे।
इंतहाई बिगड़े हुए लोग भी थे, ठीक है जी। और उन्हीं लोगों में से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीम भी पैदा किए हैं। उन्हीं लोगों के अंदर से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आर्किटेक्ट भी पैदा किए हैं, उन्हीं लोगों में से जर्नैल भी पैदा किए हैं, ठीक है जी। जो जंग की इतनी बेहतरीन हिकमत अमली बनाते थे कि यूरोप की जो पुरानी हजारों साल पुरानी तहजीब है, ठीक है जी, और अरस्तु जैसे और अफलातून जैसे जो स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े ब्रेन्स हैं, उनके जेरे साया तरबियत पाने वाली जो कौम जो है, वो इल्म में भी रह गई पीछे, अकल में भी पीछे रह गई, हुनर में भी पीछे रह गई, ठीक है जी। तो ये कमाल उन्होंने करके दिखाया प्रैक्टिकली, और इस प्रैक्टिकली कमाल जो करके उन्होंने दिखाया, उसका मतलब ही ये है कि ये हर इंसान कर सकता है। अगर आप किसी भी इंसान के ऊपर मेहनत करते हो तो आप बिल्कुल ये नतीजा ले सकते हो जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नतीजा लेके दिखाया वहां पे। अब उसमें देखें तमाम उम्र के, तमाम तबके, गरीब, अमीर, पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, तमाम लोग थे और तमाम कारआमद हुए। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो प्रोडक्टिव नहीं हुआ उस माशरे के लिए, उसने अपना पूरा हिस्सा डाला। तो बिल्कुल राना साहब, ये गुंजाइश मौजूद है। अगर ये गुंजाइश मौजूद ना हो तो ये माशरा बहुत देर पहले जंगल बन चुका होता, और बिल्कुल ये हो सकता है आपका। बिल्कुल ठीक, वेरी वेल एक्सप्लेन। राना आमिर साहब, सर सेम क्वेश्चन टू यू कि ये सारी जितने मसाइल आप पहले बता रहे थे, इन मसाइल के होते हुए क्या अब इनमें से गुजर के जो बंदा इस स्टेज पे आया जिसने फैसला करना है, मायूस हो जाए, या उसके अंदर कोई ऐसी जगह है जिसको वो उसे पता नहीं है और आज आपको मौका मिला है, आप उसे उसकी तरफ तवज्जो दिलाएं और वो उस पर अमल करके, काम करके उसको उस तरफ डायरेक्शन में जा सके जो एक कामयाब इंसान के लिए हो। अच्छा, इसमें जारी बात है, एक से ज्यादा पहलू है कि एकदम आप डेल तो नहीं मार सकते। उसकी जो फैमिली की जिम्मेदारियां हैं कि अभी वो, उसके पास एक तो कोई स्किल नहीं है, कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, उसके पास कोई महारत नहीं है, उसकी पीआर नहीं है, उसके पास फाइनेंस नहीं है, ठीक है, ये क्या है। अब अगली बात है कि उसने कुछ ना कुछ करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे बेहतर जो मेरे नजदीक है, अगर मैं देखूं कि यार जॉब करनी चाहिए, कोई सर्विसेज में जाना चाहिए या कोई कारोबार करना चाहिए, तो अगर आइडियल आप अप्रोच देखें तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे जो बेस्ट है वो है बिजनेस। चाहे वो छोटी कोई दस्तकारी है, चाहे कोई लाइफ स्टॉक है, चाहे कोई रियल एस्टेट है, कोई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसको बुनियादी तौर पे ये करना चाहिए, अपना जो टास्क है, अपना जो ऑब्जेक्ट है वो रखे कि मैंने अपना बिजनेस खड़ा करना है, और फॉर टाइम बीइंग जो बिजनेस वो करना चाहता है वो समझता है कि मेरा इसमें दिलचस्पी है, मैं अगर ये करूं तो मैं ज्यादा टाइम से, मैं ज्यादा मतलब एनर्जी से, मैं ज्यादा चार्म से, ज्यादा मतलब अट्रैक्ट इस तरफ होता हूँ कि ये मैं कर सकता हूँ। तो उस फील्ड में वो कोई भी, अगर उसने, जारी बात है, उसने अपनी जरूरत पूरी करनी है, तो कोई जॉब या कोई चीज विद द ऑब्जेक्ट टू लर्न, मतलब कि वो मैं ये जो मैंने बिजनेस है इसको सीखना है मैंने, तो साथ मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, अपनी फैमिली को मैं सपोर्ट कर लूंगा 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल। अपनी थिंकिंग को नेगेटिविटी की तरफ ना लेके जाए। क्या मुझे नौकरी मिल गई है, अब 2 साल बाद ये 10 साल बढ़ जाएगी, फिर 15 बढ़ जाएगी, फिर 20, मैं कहता हूँ कि उसने अपने आप को किल कर लिया। वो परिंदा तो है, वो परिंदा तो है, उसके पर भी हैं, फड़फड़ा भी रहा है, लेकिन 50 किलो के वजन के पत्थर के साथ उसको रस्सी बांध के उसको छोड़ा हुआ है। वो परिंदा है, तो उस रस्सी को काटे। रस्सी तो रहनी है मौजूद, आपकी तरफ से वही सॉल्यूशन चाहिए, वो जी। तो मैं ये समझता हूँ कि कारोबार को अपना ऑब्जेक्ट रखे, जॉब जो है वो लर्निंग प्रोसेस के लिए रखे, और फॉर टाइम भी अपने अखराजात को पूरा करने के लिए रखे। और मैं सिर्फ कहता हूँ कि वो, जैसे एक हदीस मुबारक है, तो वो कहते हैं कि देने वाला हाथ जो लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो कारोबारी बंदा चाहे परचून की दुकान पे तो किसी ना किसी छोटे मुलाजिम को दे ही रहा है, ठीक है। तो जो नौकरी कर रहा है, चाहे वो किसी लेवल पे बैठा, वो ले रहा है। उसको अपने बॉस को मैनेज करना पड़ेगा, उसको उसके सामने उसके मिजाज को देखना पड़ेगा, परफॉर्मेंस के अलावा, अपनी स्किल्स के अलावा, अपनी परफॉर्मेंस के अलावा, अपनी अचीवमेंट्स के अलावा उसको फिर भी बॉस मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं पता नहीं, शायद मेरी नेचर ऐसी, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। तो जो कारोबार है वो सबसे बेस्ट है, जो मैं, जैसे आपसे बात होती भी रहती है, तो मेरे नजदीक तो यही है अवेलेबल सर्कमस्टांसेस में कि अपने घर को मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत जो भी करना है
लर्निंग प्रोसेस के लिए, उसको लर्निंग प्रोसेस ऐसा समय की कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ नौकरी, कुछ ना कुछ मामला चलते रहे, 2 4 5 7 साल बाद जब थोड़ा सा महसूस हो अपनी पीआर बने, कुछ पैसा जनरेट कर सकता है, फिर वो अपना कारोबार खड़ा करे। मैं तो ये इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ। गुड गुड गुड। और शायद साहब ये बात एक क्लियर हो गई, मतलब जॉब जो मैं बात कर रहा था कि ये 6 जो सेगमेंट ऑफ लाइफ मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, एंड में मैंने एक जुमला कहा था कि इस सिस्टम को चलने के लिए ये 6 के 6 जरूरी है। आगे ऐसे बात ही माइंडसेट वाली क्वालिफाई करते हैं। ब्यूटीफुल। अच्छा सुहेब आ गया वापस। सुहेब क्वेश्चन ये है बेटा आपसे, आप हैं अब सिचुएशन पे कि आपने माफियाज के साथ भी निपट लिया, घर में भी भुगत लिया, तो ड्यूल नेशंस के मिजाज को भी भुगत लिया, और आप इस पॉइंट पे हैं जिस पे आपने फैसला करना है कि अब अपॉर्चुनिटीज मेरी नजदीक स्नाबू हुई हैं लेकिन मैंने आगे बढ़ना है। तो क्या माइंडसेट चाहिए और क्या सोच रखेंगे आप इस अपने बेड़ियों को तोड़ने के? सबसे पहली बात तो यह है कि आसिम भाई हमें ना अपने रिसर्च के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। जब आप एक चीज़ को रिसर्च करते हैं उसके अंदर से आपको मज़ीद चीज़ें मिलती हैं। आप हर चीज़ के ऊपर अपना थोड़ा थोड़ा फोकस करते रहें। अगर आपको कोई चीज़ थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करे या कुछ पसंद लगे तो आप उसको ओपन करें, उसके बारे में फाइंड आउट करें कि क्या है, कैसे है, क्यों है। तो इसी तरह से जैसे आप एक फील्ड के अंदर चले जाते हैं, आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, महसूस हो रहा है, और हो भी ऐसे रहा है कि आप उसमें मौजूदा वक्ती हालात के लिहाज से आप कामयाब नहीं हो पा रहे। उसमें आप कह लें कि आपके मुल्क की इकॉनमी है, लेट्स से कि एक जिम्मेदार है, वो फसल लगाता है आलू की, उसको उसके अंदर से प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उसको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि लेट्स से कि अब जो अगला सीज़न आएगा मैं आलू ना काश्त करूं, बल्कि मैं ग्रीन हाउस बनाऊं, या कोई जैसे खीरा है, टमाटर है, मिर्च है, इनका मैं ग्रीन हाउस खोलूं। मे बी वो उस चीज़ के अंदर अपने आप को अडॉप्ट कर ले। अगर नहीं तो मतलब कि वी हैव टू थिंक ऑल द टाइम वी आर व्हाट शुड बी एन अल्टरनेट। अगर हमारे पास एटलीस्ट 1-2 अल्टरनेट हैं तो हमें वक्ती मुश्किलात से हम निकल सकते हैं। जब इंसान किसी करियर के ऊपर पहुंचता है या किसी भी मकाम के ऊपर पहुंचता है, वो धक्के जरूर खाता है, उसको मारे पड़ती हैं, उसको मुआशरे की तरफ से बातें सुननी पड़ती हैं, बट द थिंग इज आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उस मौके पर। उन चीज़ों को बर्दाश्त करें, अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल रखें, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, तो इंशाल्लाह आप उस चीज़ को अर्न करेंगे। जब आप किसी मुकाम के ऊपर पहुंच जाते हैं, आप उस चीज़ को अर्न कर लेते हैं। वही लोग जिन्होंने माजी के अंदर आपके ऊपर बोला होगा कि हाँ भी तू गलत कर रहा है, आपके ऊपर तनकीद की होगी, आपको मुश्किलात का सामना करना होगा, वही लोग अपने फायदे के लिए आपके पास आएंगे, अपना कोई ना कोई काम करवाने के लिए आपके पास आएंगे। फिर जो वो टाइम होता है वो आपके स्पिरिट का, आपके हार्ट का, आपके ब्रेन का एंजॉय करने का टाइम होता है। फिर याद आता है कि हाँ भी दिल में ख्याल आता है, दिमाग में भी सोच आती है कि कल जब मैं ये बात कर रहा था कि मैं ये काम करना चाहता हूँ तो इसने मेरे ऊपर तनकीद की थी, आज ये वही काम करवाने के लिए मेरे पास आ रहा है। तो अगर हमने कामयाब होना है तो मेन थिंग इज कॉम्प्रोमाइज। जब तक हम कॉम्प्रोमाइज के साथ जुड़े रहेंगे, सब्र करेंगे, अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल करेंगे, तो हम जरूर कामयाब होंगे। उसकी आप मिसाल देख लें, आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान है, उसके ऊपर लाख मरतबा तनकीद कर लो, ही इज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान जिसने 1996 से लेकर 2018 तक 22 ईयर स्ट्रगल की। वो बंदा पाकिस्तान के हर तहसील, हर जिला, हर कस्बे, हर डिवीजन, हर शहर तक गया। उसने पाकिस्तान का कोई कोना कोना नहीं छोड़ा। आज अगर वो कामयाब हुआ है तो वो अपनी स्ट्रगल की वजह से कामयाब हुआ है। उसको कोई गैबी इमदाद नहीं किसी की तरफ से मिली, या जो आज एक कॉन्सेप्ट है कि खलाई मखलूक है, दैट्स रॉन्ग। मैं 10 साल से पीटीआई के साथ हूँ, मुझे पता है कि वो किस तरह जीता है और कैसे जीता है। एक अल्लाह ताला की मदद से जीता है, और दूसरा हम अवाम ने जिन्होंने उसको वोट दिए। वो एक अलग टॉपिक है कि इस वक्त वो वजारत उज़्मा के ऊपर कामयाब है या नहीं कामयाब, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट आज एक वो बड़ा इंसान बन गया। जब उसने सियासत शुरू की थी, आया कि क्या पीटीआई को कहा नहीं गया था कि ये तांगा पार्टी है?
उसने 3 से 4 इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, उसको कोई सीट मिली। 2002 में ही जस्ट गॉट 1 सीट। उसके बाद 2008 में उसने इलेक्शन को बाइकआउट किया। 2013 के अंदर उसको केपी के अंदर गवर्नमेंट मिली, वो कौमी असम्बली के अंदर 30-40 सीटें उनको मिली। फिर भी उसकी मजाक उड़ाए जाते थे, उसके ऊपर तनकीद किया जाता था, उसकी पर्सनल लाइफ को पॉलिटिकल लाइफ के साथ जोड़ा जाता था। उसके मतलब दैट्स नॉट द वे, बट he struggled himself. I saw from my eyes how he struggled. आज वो अगर वजीर आजम पाकिस्तान है तो वो 22 साल की मेहनत के साथ बने। तो आप इसी तरह किसी भी शख्स को देख लें, कामयाब जो भी आदमी है वो स्ट्रगल के साथ ऊपर आया है, उसने अपने आप के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, उसने मुश्किलात को फेस किया। अगर आप कहें कि मैं घर बैठा हूं तो मुझे ये चीज मिल जाए, दैट्स इम्पॉसिबल, नॉट एट ऑल। या चलो मैं कहता हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान का एक सिस्टम है कि वहां पे रिश्वत या सिफारिश चलती है। लेट्स से आप कोई रिश्वत देकर या सिफारिश करवा कर आप किसी पोस्ट के ऊपर लग जाते हैं, 4 दिन आप उसकी कुर्सी के ऊपर मौज करेंगे। 4 दिन गुजरने के बाद कुदरत के निजाम की तरफ से आपको कोई ना कोई हर्डल का सामना होगा, आप उस चीज को टैकल ही नहीं कर सकेंगे। You are not made for it. क्यों? क्योंकि आप मेरिट के ऊपर नहीं हो। तुम फिर इधर सिफारिश करोगे, उधर धक्के खाओगे, फिर वो जलालत है। Why it's not better to struggle and then come on the path? तो मैं सुहेब आपकी बात को अगर समरी करूं तो 4 वर्ड मुझे नजर आए, बहुत खूबसूरती से इसको आपने कॉम्प्रीहेंड किया। नंबर 1 ये कि एक तो कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा उस बंदे को। कंफर्ट जोन ये है उसका कि उसको धक्के धुक्के दे के 10, 12, 18 साल में, 20 साल में उसका जो माइंडसेट बना दिया है, अगर वो उस माइंडसेट के अंदर रुकेगा तो दिस इज कंफर्ट जोन। उसका माइंडसेट बन गया यार नौकरी करनी है तो पैसे कमा के लाने हैं, और उसने सोचने की जो कष्ट है उससे जान छुड़वा ली। यहां से बाहर निकलना होगा उसे, नंबर 1। नंबर 2 कि उसे चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, कुछ अपने हालात के ऊपर, कुछ अपने मुयस्सर वसाइल के ऊपर, कुछ अपने साथ जुड़े लोगों के ऊपर, और वक्त के साथ स्पेशली कि वो जल्दी नहीं कर सकता कि अब नहीं मिल रहा तो राहत भेजो यार, बस ठीक है जो है चलते रहते हैं। उसे कॉम्प्रोमाइज करना होगा और वेट करना होगा उसके लिए। और तीसरी बात जो आपकी बात से मैं समझा कि उसे कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगल करना होगा। स्ट्रगल करना होगा अपने ऊपर, टू ग्रूम हिमसेल्फ और हरसेल्फ। स्ट्रगल करना होगा उन वसाइल को पैदा करने के लिए जो कल वो जो ऑब्जेक्टिव है जिसकी तरफ आमिर साहब या शेख साहब इशारा कर रहे थे, वो उस तक पहुंचना है, उस रास्ते पे जा सके। जैसे आपने एंड पे बड़ी प्यारी बात की कि उसने मेहनत करके, हिम्मत करके उस रास्ते पे आना है, क्योंकि कामयाबी तो कोई भी गारंटी नहीं कर सकता ना। उस रास्ते पे आना है, अल्लाह का भी हुक्म है जो हमें उस रास्ते पे लगा। वही वाली बात जो खास बड़ा कोट करते हैं। तो मैं इसको समअप करूंगा तीनों की बात को कासिम भाई के पास जाने से पहले। तो ये समझ आती है कि रमत मौजूद है, पोटेंशियल हर इंसान के अंदर बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है। हाँ, उसे जिन चैलेंजेस का सामना होता है उन चैलेंजेस के साथ उसे कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड के साथ अपने लिए स्ट्रगल करते हुए वो रास्ता पैदा करना है जो रास्ता उसे अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तक ले जाए। उसे सोना नहीं है, उसे कंफर्ट जोन में टिकना नहीं है, उसे इसे एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना, और उसे खुद को उस सिस्टम का, उस चलती हवा का हिस्सा नहीं बनाना। उस इंसान ने, उस बच्चे ने जो इसको सुन रहा है, उसके लिए सबसे की जो नोट है, की इंपॉर्टेंट बात है जो सबसे ज्यादा इस वक्त वो ये है कि उसे स्ट्रगल करने के साथ साथ उस स्ट्रगल को, उस मेन आइडियोलॉजी जो आजाद पैदा होता है इंसान उसकी तरफ। जरूरी नहीं कि आप जॉब के अंदर कैद हो गए, आप जॉब के अंदर भी एक्सेल करके वहां पहुंच सकते हैं जहां पे जाके आप आजाद हो जाते हैं। होते हैं आप उसी सिस्टम के अंदर है, बट आप आजाद हो जाते हैं टू डिसाइड, आप आजाद हो जाते हैं टू ले डायरेक्शन, आप आजाद हो जाते हैं टू लेट द पीपल उस जगह पे आने के लिए जहां से वो उस आजादी के रास्ते तक निकल जाए। तो मैं कासिम भाई आपकी तरफ आऊंगा कि आप क्या समझते हैं इन सारी बातों के साथ, उसी सवाल को लेके सर मैं एक जुमला कासिम भाई पहले कहना चाहता हूँ। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें बतौर एक पाकिस्तानी शहरी, एक मुहब्बे वतन होने के नाते आज की जो नौजवान नस्ल है उनको इस चीज़ की तरफ ख्याल रखना चाहिए, इस चीज़ के मतलब सोचना भी चाहिए कि वो अपने दिमाग ज़हन के अंदर एक ऐसी सोच पैदा करें जिसमें वो लोगों को और मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि वो अपने हर इशू को पर्सनल लेते रहें या सोचते रहें कि हाँ भी मैंने ये करना है। जब तक आप इज्तिमाई तौर पे लोगों के बारे में भी नहीं ना सोचेंगे
तो इस तरह हम इन हर्डल्स की तरह नहीं निकल सकते। बिल्कुल उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि लेट्स से दो भाई हैं, एक भाई है वो डॉक्टर बन जाता है, एक भाई है वो नहीं पढ़ लिख सका किसी मजबूरी की वजह से या किसी वजह की वजह से। वो जो डॉक्टर है उसको ये चाहिए कि वो अपने भाई का ख्याल रखे, उसको उसको मोटिवेट करे कि वो किसी ना किसी चीज के अंदर अपने आप को कामयाब कर सकता है, ना कि वो अपनी डॉक्टरी के अंदर मसरूफ हो जाए और अपनी फैमिली को छोड़ जाए। दैट्स ऑल। बिल्कुल ठीक है, मतलब सोसाइटी के रोल की जरूरत पड़नी है। मेरा अगला सवाल यही होना है, हम उस पर भी आते हैं। तो कासिम भाई, ओवर टू यू। जी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि जनरल डिस्कशन से बेहतर है कि थोड़ा सा अगर हम स्टेटिस्टिक बेस्ड डिस्कशन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, इट इज योर जॉब। यस। नंबर वन, हमें ये समझना है कि विच कंट्री वी आर। वी आर अ कंट्री which is sixth largely populated country, but it's a third world country. हमारा वो कंट्री है जो अंडर डेवलप्ड है, बल्कि डेवलपिंग कंट्री है, रादर थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। और वी हैव अ लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन एंड देन सिक्स लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। देन हमारे पास इस वक्त यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वी हैव ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन 30% पॉपुलेशन जो हमारी 15 से 30 इयर्स की एज के दरमियान फॉल करती है। दिस इज द पॉपुलेशन जो हमारे लिए हाईएस्ट वैल्यूएबल या डिसाइसिव हो सकती है टू सेट द टोन फॉर द कंट्री। देन हमारे कंट्री में जो अवेलेबल 5 लाख से 6 लाख सालाना ग्रेजुएट्स होते हैं, उन बेचारों का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो हॉरिबली लो है। ऑलरेडी 5 से 6 लाख नंबर भी कम है जो सालाना हमारे ग्रेजुएट होते हैं, मास्टर्स करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं। और उनकी जो जॉब है, अगर मैं आपको 2-3 टॉप डिग्रीज में उनकी एम्प्लॉयमेंट रेट बताऊं तो यू विल बी अमेज्ड। जो एमबीए इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट डिग्री, उसका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है इज नॉट मोर देन 18%। 82% people after they graduate MBA in Pakistan they stay out of job for the first 3 years. इंजीनियरिंग की बात करें, ऑलमोस्ट 15% से भी कम शायद उसका एम्प्लॉयमेंट रेट है इस वक्त, कि मोर देन 85% पीपल दे रिमेन आउट ऑफ जॉब। सिमिलरली बहुत थोड़ी सी डिग्री है जिनके अंदर आपका जैसे आईटी के कुछ कोर्सेज हैं, आईटी के कुछ सर्टिफिकेशन हैं, जिसके बाद जॉब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑल्दो पे स्केल इन द बिगिनिंग बहुत कम लोगों का ठीक होता है, ज़्यादा लोगों का कम होता है, दैट्स अनदर डिबेट। But the unemployment, number one, we have 30% population which is young, 15 to 30 years. Two, out of that 6 million population, 5 lakh, 6 lakh सालाना graduate करते हैं. Out of that, 20% people get the job. Talking about the business की बात करना, business के बारे में discussion करना is very rosy, is very easy to say. बिजनेस इन पाकिस्तान, पहले ये देखें लास्ट 40 इयर्स में बिजनेस का हुआ क्या है। पाकिस्तान में कोई बिजनेस भी जनरेशन बेस्ड बिजनेस नहीं बन पा रहा। बिजनेस की लाइफ 5 साल से ज्यादा नहीं टिक पा रही। वेरी फ्यू 1% पीपल आर एबल टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन देयर बिजनेस, रेस्ट आर जस्ट एक्सपेरिमेंट। स्मॉल बिजनेसेस आर मिजरेबली फेलिंग, नॉट ओनली फेलिंग, दे आर पुटिंग एंटायर फैमिली बैक 10 इयर्स बैक। उनके जो कर्जे लेकर उनको जो अपने एसेट्स बेच के बिजनेस को एस्टैब्लिश करने की कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, उसमें बिजनेस फेल होता है, उसके ऊपर मजीद कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, दे गो 10 years back. Saying that job is difficult and job is not long term is very rosy and fancy, but I completely condemn that in a country like Pakistan, where except real estate, none of the businesses have a generation based business capability, and the life of every business not more than 5 years, it's very ironic to talk about business. And you are advising a population who are 22-23 years of age, where their parents already struggling with the financial crunch, and we are asking them to build some capital of 5 to 10 lakh or lend it from somewhere and establish a business you are not master of, and then 99% chances of failing and eventually landing to a bigger problem. So to me, I think it's a national problem that as a country we need to fix. That creating more job opportunities is one thing,
But talking about the individuals and the human beings who are, right now 20-22 years, and they are about to decide their fortune for the next 30 years, I think उन बच्चों के लिए कुछ और interesting statistics भी हैं. They need to understand it is not unemployment which is a problem. It is about the mindset and the attitude of our kids that is creating and causing this unemployment. They complete their degree or they are in process of completing their degree. Their mindsets are absolutely disastrous right now. Most of the people that I meet, the kids 20, 22, 23, 24 years, they are not thinking about building a family value, building a future, building a secure financial future. They are only thinking about shortcuts of getting to somewhere around 200,000 per month quickly so they can achieve their other objectives that they have lined up. So I think another area that these kids are actually struggling with is they are not even thinking about economic way of developing themselves and their families, developing their skills, developing their attitude, and the hard work that we used to see in millennials. Generation Z के अंदर hard work has become kind of Rare. ऐसी scarce बात हो गई है जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती. आई थिंक मेहनत चाहे वो 2021 हो या 2121 हो, मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं होगा. मुस्तकबिल में भी, आने वाली 2 सेंचुरियों में भी मेहनत का मुतबादिल नहीं होगा. चाहे आपका कोई भी गोल है, कोई भी ड्रीम है, तो पहला जो फिक्स करना है माइंडसेट जनरेशन जी को, वो मेहनत. अच्छा, मेहनत को थोड़ा सा हम क्वांटिफाई करते हैं, थोड़ा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड करते हैं. मेहनत से मतलब ये है कि उन बच्चों को ये देखना है कि उनके साथ जुड़ी हुई जो फैमिलीज हैं, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, वो उनके लिए ऑब्लिगेटेड है, रिस्पॉन्सिबल है. सो व्हेन दे डिसाइड एनी फील्ड, एनी करियर, दे आर नॉट ऑन अ सोलो फ्लाइट. उनकी उस फ्लाइट से उनकी फैमिलीज भी इम्पैक्ट होंगी, फायदा लेंगे, नुकसान लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी हैज अ पैशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का पैशन है बट क्वालिफिकेशन आईटी वाली नहीं है, बट व्हेन ही इज अबाउट टू चूज अ करियर, उसको आईटी वाला करियर या तो बहुत रिस्की मिल रहा है, या बहुत लो ग्रेडेड मिल रहा है, या फिर आई एम अनेबल टू मेक माई लिविंग आउट ऑफ इट. तो शायद वो बच्चा अपना करियर थोड़ा सा स्वैप कर सकता है विद समथिंग मोर रेलेवेंट टू हिज पर्सनैलिटी एंड क्वालिफिकेशन. आइडिया इसके जो माइंडसेट की मैं बात कर रहा था इन द बिगनिंग, उसका मेन प्रॉब्लम बच्चों में क्या आ रहा है कि वो इस बारे में सोचने की बजाय कि हाउ टू बिल्ड करियर, दे आर जस्ट थिंकिंग कि मैं फटाफट एक अर्निंग, एक लिविंग के लिए थोड़े से पैसे कमाना शुरू कर दूं ताकि मैं अपने सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना शुरू कर दूं. आई थिंक ये वाले की जगह दे नीड प्रॉपर कोचिंग एंड मेंटोरिंग बेस्ड ऑन केस टू केस बेसिस, that there is opportunity available. There are hundreds of organizations waiting for these new individuals to come in and perform. The experiments of these organizations have been miserably failed on the youth. वो यूथ को हायर करते हैं, यूथ इतनी हमारी वीक और वल्नरेबल हो जाती है इन द स्टार्ट, दे आर सो डिमांडिंग इन द बिगनिंग कि हमें आते साथ ही कमरा भी चाहिए, बेटर एसेट्स भी चाहिए, हमें नौकरी के अंदर नीचे 2-3 बंदे भी चाहिए. So instead of working on the skills and value that they can build in their personality, they look for perks, benefits, designations, and all those stuff which have a very short-lived, future. So I think हमें बच्चों का फंडामेंटल ब्रेन वॉश ये करना चाहिए कि तुम्हें वो स्किल मैनेज करनी है जो शायद तुम्हें पहली जॉब हासिल करने में, पहली 1 से 2 जॉब हासिल करने में करते हैं. उसके बाद there's a very wide and bigger topic to discuss for a country like Pakistan, which is ideal. Recently, I was talking to Asim Saab in a personal capacity, which was freelancing. This country has a huge potential of freelancing because इस मुल्क में, जैसे आमिर साहब ने बताया कि मैं किसी बॉस की शख्सियत के हिसाब से अपनी शख्सियत को तब्दील करूं, मैं किसी नौकरी की जरूरत के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करूं,
ये सारी चीजें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और हमारी करंट जनरेशन में ये वाली रिक्वायरमेंट्स है, एक्सपेक्टेशन है कि हमारे मुताबिक जॉब हो, जॉब के मुताबिक हम ना हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी कवर करने के लिए 80% की अनपॉपुलर ग्रेजुएट किया जा सकता है। इसमें थोड़े से फुटस्टेप्स लेकर, इस थोड़े से मेजर्स लेकर इस मामले को बआसानी हल किया जा सकता है। जिस कंट्री में सप्लाई ऑफ youth, supply of qualified people, supply of available weather and all opportunities is a very ideal environment, but all we need to see how government can connect the dot. अगर dots connect हो जाएं तो internationally this country has an opportunity कि gateway खुल सकता है global, जिसके थ्रू कोई बंदा भी unemployed नहीं होगा, rather we will have more jobs and less people to work for. That's, I think, the future of the Pakistan. Beautiful, beautiful. So what I understand, हरों के भी आप अगर मैं कहूँ कि एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, nobody is actually asking कि जॉब नहीं करनी चाहिए, सिर्फ बिजनेस करना चाहिए। एक्चुअल पॉइंट ये था कि जॉब जिस माइंडसेट से कर रहे हैं वो गलत है, जस्ट जिसको आपने भी सेकंड किया है उसी चीज को अपने अल्फाज में। जो इम्पोर्टेंट चीज आपकी बात से समझ आई, दो चीजें आएंगी। एक कि we have to be more specific and we should have to rely on the statistics rather being subjective. ये बात ठीक है, और whenever you are going to conclude something you need some statistics. आप subjective चीजों पे conclusion नहीं निकाल सकते। subjective चीजों से आप basically line draw करते हैं, एक outline draw करते हैं। in fact this is about drawing an outline. अच्छा, एक आपकी बात के दौरान उमर भाई का एक कमेंट आया कि अच्छा टॉपिक है भाई, इस टॉपिक में इर्द गिर्द के माहौल को भी शामिल करें जहां इस्तेसाल है, तो मेहनत और ईमानदारी खड़ी कहाँ है हमारे मुल्क में। बात ठीक है, और आपने उसको कवर भी किया है कि ये वन वे नहीं हो सकता, इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी शामिल होंगे, इसके अंदर सोशल आपका जो इनिशिएटिव्स हैं बाय द पेरेंट्स, बाय द मेंटर्स, बाय द टीचर्स, बाय द सीनियर्स, जहाँ जहाँ भी बंदे लोग मौजूद। तो बड़ी खूबसूरती से डिस्कशन आ गई है अब उस मेजर पॉइंट के ऊपर, जो इस सारी डिस्कशन का बेसिकली जो मेरा पहला पार्ट है इंसान और धंधा का। धंधे पे हम जाएंगे अगली जगह पे, और आपकी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप में से किसी दोस्त ने टॉपिक को ड्रैग करके वहां नहीं लेके गए, कि हम इस पॉइंट पे आ गए हैं अब कि व्हाट शुड बी द की फीचर्स ऑफ द माइंडसेट। जो ये जनरेशन है, जी जनरेशन जिसको कासिम कहते हैं, मैं जिसको पाक जनरेशन कहता हूँ, इसको 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में अगर दोस्त एलैबोरेट करें कि वो कौन सी 2 3 4 5 की ट्रेट्स हैं जो इस जनरेशन को चाहिए, ताकि अल्टीमेटली ये चाहे जॉब करे, चाहे जॉब बिजनेस तक जाने के लिए करे, चाहे बिजनेस करे, चाहे ये कुछ भी करे प्रैक्टिकल में, जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी भी शक्ल में हो, तो वो वर्ड्स में मुझे अगर बयान कर दें। जैसे मैं एक मिसाल दे देता हूँ, हौसला चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, इस तरह 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में अगर एलैबोरेट दोस्त करते हैं तो ये जनरेशन के लिए नुस्खा बन जाए। तो मैं सबसे पहले शेख साहब आपसे पूछूंगा, सर जी आप जरा बुलेट्स के अंदर, पॉइंट्स के अंदर, मुझे एक चाहे हो 2 3 4 जितना मुनासिब समझते हैं, वो पॉइंट्स बता दें हमारी डिस्कशन की समरी में, जो आपके ख्याल में इस जनरेशन को जिनकी जरूरत है, और उस पर डिबेट हम किसी और टाइम पे रख लेंगे, बट मुझे समरी में वो पॉइंट्स अगर आप बयान कर दें। जी शुक्रिया राना साहब। मैं तो बड़ा जामिया सा एक पॉइंट है, और एक ही पॉइंट है वो जिसके अंदर ना जी सारा कुछ इंशाल्लाह जो है वो आ जाएगा। हमारी जनरेशन के अंदर एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी है, ये जो बिल्कुल जो नई जनरेशन है ना जी, इसके अंदर बहुत बड़ी कमी है, और उस कमी की एक बहुत बड़ी वजह भी है, और वजह ये है कि जो पिछली हमारी पूरी डिस्कशन है उस वजह के ऊपर ही है कि हम बच्चों की ग्रूमिंग कैसे कर रहे हैं। ठीक है जी, यही वो ग्रूमिंग का जो पैटर्न है वो एक बहुत बड़ी जो है ना वजह बन के, एक बहुत बड़ा फ्लॉज बन के उन बच्चों की शख्सियत के अंदर आ गया है। पॉइंट इज दैट, सिंपल सा नुस्खा है कि कोई भी काम करें उसे शौक से करें। हमारी जनरेशन कोई भी काम करती है उसे मजबूरी से करती है, पैसा कमाने की मजबूरी। उसके जाना जी जॉब पे, क्यों जी, सैलरी नहीं लेनी,
जॉब पे जाना है, क्यों जी? बिजली का बिल जमा कराना है, राशन लेके आना है। ये बहुत सारी मजबूरियां हैं वो जो पहले ही जो है ना जी अपनी पॉकेट में डाल के लेके जाता है। और इतना मजबूर आदमी जब किसी भी काम पे जाएगा, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे उसने कोई मशीन चलानी है, कोई ट्रक चलाना है, कोई कार चलानी है, तो वो मेरा ख्याल है कि जितना ज्यादा बोझ अपने दिमाग के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर लेके वो घर से निकला है, तो वो कोई 90%, 80-90% तो एग्जॉस्ट होके आ रहा है ना मार्केट के अंदर। ठीक है, वो पूरी एनर्जी से बंदा अवेलेबल ही नहीं है, हमें कोई बंदा हमें पूरी एनर्जी के साथ अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए वो जितनी एनर्जी से आ रहा है तो उतनी वो इनपुट भी दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो कौम जो है बड़ी जो है पोटेंशियल है कि 5-10% जो है ना जी वो एनर्जी के साथ फिर रहा है हर आदमी। जैसे खान साहब कहते हैं ना जी कि हमें तो खुराक पूरी नहीं मिलती खाने के लिए, तो हमने मुकाबला क्या करना है जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड का या डेवलप कंट्रीज का। तो खुराक के साथ साथ हजूर हमें जो है वो हमारी जो ज़हनी सलाहियत है ना जी वो भी पूरी नहीं है, वो भी अधूरी है। ठीक है जी? शौक के साथ कोई बिल्कुल भी ठीक है। काम किया जाए ना जी तो उसके अंदर तमाम पॉइंट्स आ जाते हैं। अब जब आप किसी भी काम को शौक के साथ करेंगे, जैसे अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जो है वो बात हो रही थी, किसी बच्चे की ट्रेनिंग के हवाले से उसके साथ बात की जा रही थी, तो उसे कहा था कि बच्चे जब आप शौक से किसी काम को करोगे ना तो फिर आपकी नजरों से ओझल नहीं रहेगी कोई चीज, आपके सामने जो है ना वो खुलना शुरू हो जाएगी चीज जब आप पैशन इन्वॉल्व हो आपका जाओगे। विजन बड़ा कर सकता है। बिल्कुल ठीक पैशन आपका बिल्कुल ठीक विजन बड़ा कर देता है। ठीक है जी? तो बिल्कुल ठीक। पैशन की कमी है। बाहर के मुल्कों में देखें आपके लोग जो भी करते हैं वो पैशन, उनका पैशन होता है वो करते हैं और शौक से करते हैं। तो हमारे यहाँ ये मजबूरी का जो लफ्ज है ना जी, मजबूरी, हर बंदा मजबूर है। तो ये मजबूरी तो जो है ना वो बचपन से ही हमारे दिमाग में घुसी होती है। आपके मेरे हम 5 लोग इधर, 4 लोग बैठे हुए हैं, तो हमारे यहाँ हमारे पास भी हजार हाँ मजबूरी हैं, हमारे सुनने वालों के पास भी हजार हाँ मजबूरी है। तो इतना मजबूर आदमी वही कुछ कर सकता है राना साहब जो कुछ हो रहा है इस तो मुल्क के अंदर। ग्रूमिंग और पैशन, एक्सटर्नली उसकी ग्रूमिंग, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं कि एक्सटर्नली उसे ग्रूमिंग की जरूरत है और इंटरनली उसे पैशन की जरूरत उसे पैशन की जरूरत। है। ओके, तो मूव ऑन टू राना आमिर साहब। सर जी, बुलेट्स के अंदर, हाँ जी जी शेख साहब, अंडरस्टैंड, एक्सटर्नली ग्रूमिंग चाहिए और इंटरनली उसे पैशन चाहिए। राना आमिर साहब, आप सर जी बुलेट्स के अंदर का हमें बता सकें कौन से 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं जो इस जनरेशन को जिसकी जरूरत है, जिससे हम आउटकम को ले लेंगे, जिसको जो डिजायर्ड आउटकम है हमारा। मैं भी राना साहब इसको एक ही पॉइंट पे रखूंगा, उसमें जैसे शेख साहब ने कहा मैं उसको भी इसमें शामिल करूंगा, बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो भी वालिदैन हैं, मैं हूं, आप हैं, हम सब लोग हैं, कि आप इस मुआशरे को अच्छा शहरी दें। ठीक है, उसको सच और झूठ, इखलाकियात, इसार, कुर्बानी, जितने भी मामलात हैं, मतलब उसकी लाइफ को आप कैटेगराइज करें ना कि पैदाइश से लेके स्कूल में पहला कदम रखने तक उसका एक फेज है, स्कूल में दाखिल होने से लेके आखिरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जब उसकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं तब दूसरा फेज है, उसके बाद जब उसने करियर शुरू करना है अपना वो अगला फेज है, और एक है उसका जो शादी और उसकी फैमिली। तो आप ट्रेन करें बच्चों को, उनको टाइम दें, उनको अच्छा शहरी बनाएंगे, वो अच्छा कारोबार भी कर लेगा, वो अच्छा डिसीजन भी ले लेगा मैंने जॉब करनी है, क्या करना है, वो अफसर भी अच्छा बनेगा, मतहत भी अच्छा बनेगा। तो मेरे ख्याल में जो मेजर चीज है कि अच्छा शहरी पैदा करें, वो आगे जिस भी वो अपना फैसला भी दुरुस्त कर लेगा, वो अपनी लाइफ का ट्रैक भी दुरुस्त सजेस्ट कर लेगा, वो अपनी तालीम में भी ठीक रहेगा। तो मेरा तो यही है, मैं तो अगर अपनी मेरी नाकस है ये कि अच्छा शहरी पैदा करें, वो अच्छा कारोबारी होगा, अच्छा अपना जॉब भी अच्छे करेगा, हर चीज वो बेहतरीन हो जाएगी। ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग करें बच्चों की बस। ग्रूमिंग, आपका भी पॉइंट ये है कि एक्सटर्नली ग्रूमिंग चाहिए, वो पैशन भी पैदा कर देगी और वो उसे इस काबिल कर देगी कि व्हाटएवर यू डू वो बेस्ट करेगा। जी, ग्रूम करें बच्चों को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुहेब, इट्स योर टर्न बड़ी। 1 2 3 बुलेट्स के अंदर मुझे अगर आप समराइज कर सकें इस नेशन के लिए, इस जनरेशन के लिए क्या चाहिए। नंबर 1, इखलाक। हमें अपने एथिक्स इखलाक के चाहिए अंदर इसमें? बेहतरी लानी चाहिए। उसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि हमें चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, और ख़ासकर ये एक हमारे एक रवायत चल पड़ी है जिसमें
हर चीज को मजाक लेना, हर चीज के ऊपर हंसी तमाशबीनी, जुगतबाजी, ये आज हमारे नॉन एवरी थिंग के अंदर घुस चुकी है। हमें इस चीज के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें रिसर्च के ऊपर जोर देना चाहिए ताकि बिल्कुल ठीक। हम नई चीज जान सकें और उसके अंदर हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें। और तीसरी बात यह है कि हार्ड वर्किंग, दैट्स ऑल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नासिर भाई जी आपके कोर्ट में बॉल आ रही है कि आप सामने खड़े हैं फेसबुक पे मामा की जाएंगे ना तो तायाबू की फेसबुक पे जाएंगे मैं जरा वो बात कर रहे हैं बाहर निकल। कासिम भाई आप आमिर भाई म्यूट कर ले, इंगेज है तो म्यूट कर ले आमिर भाई। अच्छा कासिम भाई आपके पास अभी आ गई है अब ये सारी गेम के इस जनरेशन को अगर मैं बुलेट्स के अंदर एक नुस्खा लिख के देना चाहूँ सीधी बात आसिम के साथ इस प्लेटफॉर्म से, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? दिस इज माय फेवरेट टॉपिक। अच्छा, सबसे पहली बात मैं करूंगा जी कि बिफोर टॉकिंग अबाउट द जनरेशन, लेट्स टॉक अबाउट द पेरेंटिंग। पेरेंट्स के लिए देयर आर 4-5 पॉइंट्स। फादर्स, मदर्स, their roles toward this generation that we have at hand right now. That attitude needs to be fixed. दो मसले हैं पेरेंट्स के एंड। I have been meeting a lot of parents over time. पहला मसला, parents in the process of understanding their kids have started reflecting. The first thing that parents needs to fix is उनको अपनी इस जनरेशन का दोस्त जरूर बनना है, उसके साथ कोऑपरेट जरूर करना है, बट दे शुड नॉट रिफ्लेक्ट वीक। सो पेरेंट्स के लिए रिक्वेस्ट ये है कि एक तरफ दे आर एक्सट्रीमली strict on few things and they are extremely flexible on other. बच्चे कंफ्यूज हैं कि आर दे फ्रेंड्स ऑफ देयर पेरेंट्स और आर दे किड्स ऑफ देयर पेरेंट्स। दैट कंफ्यूजन क्रिएटिंग that gap between parents and kids, that are we authorized to supersede our parents or are we authorized to take our own calls? So the first confusion created by parents needs to be fixed. They should not reflect weak to the kids, they should remain in command. At the same time, they need to have a very accommodating nature towards kids at this while not reflecting weak. And the second thing is, there are parents who are charging and commanding their kids so strictly that their kids feel like a part of assembly line, part of a factory, that they are only there to obey their parents and to do whatever they're asking them to do, while they have access to so much information around that they know our parents are not authorized to do so. So for lenient parents, my request is stop confusing your kids. For strict parents, my request is stop treating them like objects. So for both parents, first thing parents needs to fix. Second, very important, kids. The generation right now, they have 5-6 areas to work on. First, they should be old school. Current generation, they don't believe in respect. They don't believe in respecting other opinions. They don't believe in having respecting parents and their desires. They don't have tolerance. They do not have that ability to digest and absorb other people's presence, opinions, success and all. Then they are absolutely not inheriting family values. ओल्ड स्कूल जब मैं कहता हूँ उसका मतलब ये है कि उनके अंदर वो सब कुछ है जो जनरेशन वाई और जनरेशन एक्स में नहीं था, बट उनके अंदर वो जो बेसिक फैमिली वैल्यूज ओल्ड स्कूल वाली चीजें हैं, किसी की इज्जत करना, झूठ नहीं बोलना, बदतमीजी नहीं करना, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करना, दूसरों के साथ रिस्पेक्ट से बात करना,
इखलाक की जो बात बार बार सुहेब कर रहे थे, उसको बिल्ड इन करना, ये सारी बातें जो ओल्ड स्कूल वाली हैं वो एज ए पेरेंट्स एज ए किड्स दोनों पार्टीज को एक दूसरे के साथ टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू आपस में इनकलकेट करने की जरूरत है। जो जनरेशन जी हमारी और जो हमारी जनरेशन वाई भी इवन है, दे नीड टू वर्क ऑन दोज वैल्यू। दूसरा, उनको जनरेशन जी को आइसोलेटेड लाइफ से निकल के कलेक्टिव लाइफ की तरफ आने की जरूरत है। ये बात ज़हन में रख लें कि वी एज ए वर्ल्ड, एज ए दुनिया, आर इन अ ट्रैप ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के इस ट्रैप की वजह से हम तमाम लोग अपनी जिंदगी गुजारना बंद कर चुके हैं। हम तमाम लोग क्यूरेटेड, आर्टिफिशियल, फेक और मिसगाइडेड लाइफ गुजारना शुरू हो गए। अ लाइफ दैट वी डोंट वांट, अ लाइफ रादर दिस टेक्नोलॉजी वांट अस टू स्पेंड। सो हमें उस ट्रैप से निकल के वापस उन फैमिली वैल्यूज पे आने की जरूरत है। वी नीड टू वर्क विद पीपल मोर देन टू वर्क विद मशीन्स। लोगों के साथ जुड़ के, लोगों के साथ मिल के काम करने की जरूरत है। रादर के कहते हैं कि अभी मॉडर्न दौर में दोबारा B2B और B2C से निकलकर H2H की जरूरत पड़ गई है। अब शायद 80s और 90s में B2B B2C की बात होती थी, 2010 तक होती रही है। वापस हमें H2H में जाने की जरूरत है। ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन की जरूरत दोबारा पैदा होगी। बहुत दूर नहीं है कि हम लोग रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत बुरे तरीके से पिटने वाले। 2030 के बाद पीपल विल बी रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स, पीपल विल बी रिप्लेस्ड बाय स्मार्टर मशीन्स। हमें इंसानों को अपनी प्रोटेक्शन, स्पेशली जनरेशन जी को, इस प्लेनेट को बचाने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बराबर खड़े होना, उससे पीछे नहीं रहना। सो हमें जनरेशन जी को बहुत मुहतात तरीके से फैमिली वैल्यूज, ऑर्गेनिक वैल्यूज, बेसिक वैल्यूज पे ओल्ड स्कूल होकर साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना। पेरेंट्स की डिजायर्स को रिस्पेक्ट करना, अंडरस्टैंड करना, सुनना, इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। रिसेप्शन दोनों साइड्स पे बहुत जरूरी है डेवलप होना। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना और लेंथी रिलेशनशिप के लिए अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। एक दूसरे पे गिव अप ना करना बहुत जरूरी है। I have been seeing kids giving up on their parents so soon. They start thinking, it's not one example. I can give you tens of examples, but I need to keep the anonymity of people. There are tens of examples. Kids are giving up on their parents. They do not look up to them. This is a very dangerous situation. So people, especially Generation Z, they need examples right around them in order to grow, prosper, for a better life, for a better value system, for prosperity of the country, for every objective we talked about, freelancing, employment, business, progress. This all comes through the right mindset when they come through H2H rather than B2B, B2C, decorum, and all those materialistic things. They have to come out of those and start building a country like China built over the last 30 years, 40 years. We need to just take examples from the neighborhood and how they build up. I think these are two things that as a parent, as a kid, you need to do in order to build next 30, 40 years. ब्यूटीफुल बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपने इसको कंक्लूड किया है। और ये एक मिनट मैं बात कर लूं। अच्छा, आपकी सारे दोस्तों की इस सारी गुफ्तगू के दौरान एक बड़ा खूबसूरत इंसानी पहलू सामने आया और ये पहले भी एग्जिस्ट करता है, हर बंदा ऑलमोस्ट समझता है, बट पॉइंट होता है कि वो कब इंसान नोट करता है इस बात को। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है उसके दो पहलू होते हैं। एक उसका पहलू होता है स्पेसिफिक टू द सिचुएशन और टू द पर्सन, और एक होता है इसका जनरल पहलू फॉर एवरीवन, फॉर एवरीथिंग। डिस्कशन डेकोरम्स कहते हैं कि डोंट बी स्पेसिफिक, बी जनरल, बिकॉज योर वर्ड्स आर नॉट फॉर द पर्सन हु इज आस्किंग, समटाइम्स यूज फॉर समथिंग एल्स। बहुत सारे लोगों के काम आते हैं। हिस्ट्री का हिस्सा आज हम जो बात कर रहे हैं हिस्ट्री का हिस्सा बन रही है इन टर्म्स ऑफ फेसबुक। तो खैर पॉइंट ये था, मैं अभी सोच रहा था कि बात के दौरान, क्योंकि पेरेंटिंग की बात है तो मैं खुद पेरेंट्स में शामिल हूँ, तो मेरे सामने एक बात है कि मैंने इस गुफ्तगू के दौरान जितनी बात की है, मेरे सामने मेरी एनक
एक है जो मेरे अपने मुशाहिदात में होती है। बहुत कुछ हो रहा है मेरे आसपास, बड़ी शक्लों में हो रहा है, बट मैं समटाइम्स अपनी उस ऐनक के अंदर रह के चीजों को देख रहा होता हूँ, मुझे लगता है कि शायद यही हो रहा है। मसलन कहीं बुरा हो रहा है तो मुझे लगता है यार सब तरफ बुरा हो रहा है। कहीं कोई क्लैप्स नजर आ रहा है तो मुझे लगता है सब तरफ क्लैप्स हो रहा है। जैसे मैं एक शक्ल हमने डिस्कस की, मैं एक, क्योंकि हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो मैं एक सिर्फ कॉन्ट्रेरी एक चीज बताऊं। मैं क्या देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ऐसे ही हालात में जो चल रहे हैं, जो हो रहा है हमारे आसपास, अगले 5, 7, 10 साल में कीमती तरीन मुल्क बनने जा रहा है। कीमती इन्हीं हालात में, इसी तरह, ऐसे ही पेरेंट्स, ऐसी ही जनरेशन, ऐसे ही हालात। आवाज, राणा साहब आपकी आवाज बंद हो Your गई। voice has cut off. आई थिंक आमिर की कॉल आ रही है। अब आ रही है, सॉरी म्यूट हो गया था। जी जी कि ये डिस्कनेक्शन नेचुरल है, ये डिस्कनेक्शन बढ़ना है, क्योंकि इनफैक्ट कनेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता इस जनरेशन का जनरेशन जी के साथ। क्योंकि एक्चुअल जनरेशन थी जनरेशन एक्स और एक्चुअल जनरेशन है जनरेशन जी। जैसे शेख साहब ने एक बात कही थी कि हम तो जनरेशन शायद है ही नहीं, हम तो कस्टोडियन टाइप कोई ध्यान ख्याल रखने वाले लोग हैं, मल्लाह है जो चप्पू से कश्ती कभी इधर ले जा रहा है, और जिन्होंने जाना है मंजिल पे वो कश्ती के अंदर बैठे हुए या किसी पार पे इंतजार कर। तो ये जो गैप है, ये आपको गैप मॉडर्न बड़े लिबरल किस्म की फैमिलीज, बड़ी अच्छी ग्रूम फैमिलीज के अंदर भी मिलेगा, और इसी तादाद में मिलेगा जिस तादाद में आपको मिडियोकर मिडिल क्लास के अंदर नजर आता है, और सेम तकरीबन आपको स्केल मिलेगा लोअर क्लास के अंदर, जो मेरा मुशाहिदा है। मैं भी उसी मुशाहिदे की ऐनक से बात करूं। मेरा ख्याल है कि बजाय कि ये जनरेशंस, दोनों जनरेशंस स्पेस क्रिएट करने, एक दूसरे को कंफर्ट देने, एक दूसरे को नजदीक करने, और इन चीजों के अंदर वक्त अपना, ऑलमोस्ट बुरा वर्ड है लेकिन मैं कह देता हूँ, वेस्ट करें। मुझे ये लगता है कि अगर, अब मैं समझता हूँ ना कि यार ये जनरेशन है अगली जिसने अब आगे डिलीवर करना है, परफॉर्म करना है, अपने मामला को डील करना है। मैं इसके लिए सिर्फ, मेरी ड्यूटी क्या है कि मैं इसको सिर्फ फैसिलिटेट करूं। मेरा इसका रिश्ता कनेक्शन जैसा भी है, मैं इसको फैसिलिटेट करूं कि ये उस जगह पे बासानी पहुंच जाए जो इसका स्टाइल है, जो इसका अंदाज है, जो इसको सूट करता है आगे, जिधर इसका रुझान है, मैं इसको फैसिलिटेट करूं। और क्योंकि मेरे पास इसको देने के लिए कुछ नहीं है, आई डोंट हैव वैल्यूज, मेरी इस जनरेशन में वैल्यूज नहीं है जो जिस जनरेशन से हम गुजर रहे हैं। जैसे मुझे बेटी ने सवाल, मेरी बेटी बड़ी ने सवाल किया, कोई मसला हुआ होगा कहीं यूनिवर्सिटी में, उसने एक सवाल पूछा मेरे से बड़ा इंटरेस्टिंग। उसने कहा पापा आप एक चीज की बहुत तबलीग करते हैं कि यार जो मुंह से कह दी है ना बात, उसके ऊपर खड़े रहो, और कुछ जाता है अगर सेक्रीफाई करना पड़ता है तो कर दें, बट स्टे विद योर वर्ड्स। मैंने कहा तो इसमें क्या गलत है बेटा, इसमें अजीब क्या है? उसने कहा अजीब ये है कि मुझे आपके अलावा अभी तक किसी ने नहीं ये बात की, नंबर 1। नंबर 2, सिचुएशंस पे निकल जाना बात से। वो कहती है हमारे दरमियान कोई ऐसा मसला नहीं, हमें नहीं फील होता कि कल हम कह रहे थे हम यूं करेंगे और आज हम कहें हम नहीं करेंगे, तो ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं। अच्छा, उससे मुझे फील आई कि यार वैल्यूज कहीं और है अब, यार वैल्यूज बदल गई हैं। जैसे एक और मुहावरा है मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो कहते हैं कि अल्फाज वक्त के साथ अपने माने तब्दील कर देते हैं, और जो लोग उन तब्दील शुदा मानों को नहीं कबूल करते वो पैरिश, तबाह हो जाते हैं। तो शायद चीजें बदल गई हैं, वैल्यूज भी बदल गई हैं, लोगों के रुझान भी बदल गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी बदल गए हैं। तो मैं शेख साहब वाली वो बात की तरफ आऊंगा जो उन्होंने बहुत शुरू में कही थी कि मैंने अपने बच्चे को आजाद कर दिया इस बात से कि उसने क्या बनना है, उसने क्या करना है आगे जाके। हाँ, मैं वो हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसने जो भी करना है वो उसमें पैशन हो उसको करने का, वो कैरियर चॉइस, जो आपकी वाली बात है कि कैरियर चॉइस करते हुए वो इतना कॉन्शियस हो कि यार मुझे ये करना है क्योंकि ये मुझे ये मैं टची हूँ इस मामले में, मुझे अच्छा लगता है, या मैं अग्रेसिव हूँ इसको लेके कि यार मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं आपकी मिसाल दूंगा, यू वर वन ऑफ दैट काइंड इन आवर फैमिली कि जिसको उस वक्त ये लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ ये बड़ा है, जिस वक्त उस फैमिली में किसी को भी नहीं लगता था। सिर्फ एक फायदा मिला, एक गुंजाइश थी जो मैं आज कह रहा हूं, जो मुझे करना है, जो आपको करना है, कि आपके
कस्टोडियन ने एक हल्का सा जैसे होता है ना पाँव के साथ पाँव फंसा के दरवाजे से रास्ता दे देना निकलने का, उसने रास्ता दिया सिर्फ। There was nothing like grooming, coaching, following up, जिसे कहते हैं ध्यान रखना, उसके लिए आने वाली बुरे चीजों को रोक देना, अच्छी चीजों को जाने देना। There's nothing like that. Nobody bothered what is happening, what he is doing, and what is happening, what will be the results. Everybody was thinking कि यार कुछ कर रहा है। Like आज भी ऐसा हो रहा है कि जनरेशन कुछ कर रही है और मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं क्या कर रहा है। अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर रहा हूँ कि यार उसने मुझे कहा था मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, देन मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, तो यार मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ यार कि कुछ ज्यादा बुरा तो नहीं होगा इसके लिए अगर मैं ले लूँ, अगर मैं कहीं से पैदा करूँ उस चीज को, अगर बहुत ज्यादा बुरा नहीं होगा तो मैं वो ले जाता हूँ। सिर्फ एक ऐसी चीज पे मैं रुकता हूँ जिसमें मुझे नजर आता है कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, इसकी तबाही हो सकती है, खत्म हो सकता है, वहां पे मैं ब्रेक लगाता हूँ। वरना मैं एक बाप, उसी बाप की तरह कहता हूँ यार एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करता हूँ, यार इसको ये लाभ अच्छा। एक तो ये चीज, इन सारी बातों का कंक्लूजन अगर मैं अपनी तरफ से करूं कि मुझे ये नजर आया है कि ये जो इंसान है जिसने आगे धंधे तक पहुंचना है, इस इंसान को अपने ऊपर एक जनरेशन नहीं मिली, वो गैप है। इसको अपने से कुछ उम्र में बड़े लोग मिले जिन्होंने अपनी जिंदगी में वो कुछ देखा ही नहीं है जिसमें उसने उतरना है। हम आधा तितर आधी बटेर हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी हमने देखा है और आज हम 4G इंटरनेट भी एंजॉय कर रहे हैं। रोमिंग जब हम बन रहे थे तो हम ब्लैक एंड व्हाइट में थे बन रहे थे, और जब हमने डील किया तो हम एंड्रॉइड को और iOS को डील कर रहे हैं। और ये बड़ा कमाल है इस जनरेशन का, ये सर्वाइवल वाली जनरेशन है, मेरा ये मानना है। जो अगली जनरेशन है जिसके लिए एथिक्स और इन सारी चीजों की बात है, व्हाट आई बिलीव कि हम उन्हें सिर्फ फैसिलिटेट कर सकते हैं। हमें अगर उनको ग्रूम करना है तो हमें राना आमिर साहब वाली बात पे जाना पड़ेगा, हमें पहले खुद को ग्रूम करना पड़ेगा, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया। अगर हम अपने ऊपर उतना वक्त नहीं लगाएंगे तो हम वो हालात नहीं पैदा कर सकेंगे अपने मिजाज से उस नस्ल के लिए जो उसे चाहिए। हमें तो उनके दौर की टर्म्स का ही नहीं पता, हम उनके दौर के वर्ड से ही वाकिफ नहीं है वो जो यूज करते हैं। समटाइम्स आज वो उंगलियों से बात करते हैं, आज वो इशारे से बात करते हैं, और वो एब्रीविएशन से बात करते हैं। इन एब्रीविएशन का मतलब पता क्या होता है? जब किसी लैंग्वेज के अंदर एब्रीविएशन ज्यादा हो जाए तो उसका मतलब होता है कि उस जमाने की भाई शिशु राणा साहब, you're not audible. I think जो ओपिनियन अभी दे रहे थे that has its own value. So कहते हैं दुनिया ऐसे है जैसे आप इसको देखते हैं ये है, और हर इंसान अपने साथ होने वाले वाकयात, अपने साथ होने वाले तमाम उन तासुरात को, होने वाली तमाम एक्टिविटीज को, जगह जहाँ पे वो जाते हैं, लोग जिनसे वो मिलते हैं, जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जिन लोगों को वो पढ़ते हैं, जिनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, जिस सेट ऑफ बिलीव्स के वो कायल होते हैं, जिस स्कूल ऑफ थॉट को वो मानते हैं, जिस स्कूल ऑफ थॉट को वो पब्लिक करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, और जिस नेचर को वो फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें मिल के एक इंसान को इंसान बनाती हैं। और दुनिया में अगर 8 बिलियन इंसान है तो 8 बिलियन ही थॉट्स हैं। आप कतई तौर पे नहीं क्लासिफाई कर सकते आसानी से कौन सा इंसान किस तरह सोचता है। आई थिंक जो एज ए नेशन, एज ए कंट्री, एज ए जनरेशन, पहली चीज जो मैं बार बार बोल रहा हूँ फिक्स करने की जरूरत है वो यही है कि हमें सिर्फ ये सोचना है, और ये सोचने को, इस सोचने पे ईमान लाना है कि हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान की मंजिल फर्क है, हर इंसान का सफर डिफरेंट है, हर इंसान की
प्रॉब्लम, सर्कमस्टांसेस, आसानियाँ, मुश्किलात, सब कुछ फ़र्क है। मैं ये नहीं कह सकता कि रहमान साहब कामयाब या नाकाम है अपने गिवन क्राइटेरिया पे। मैं कतई तौर पे नहीं ये जो जजमेंट पास करने की रिवायत पूरी दुनिया में है, एक कंट्री में नहीं बाकी वेस्ट में भी है, लोगों को के बारे में वर्डिक्ट देना, नैरेटिव देना, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। क्योंकि मैं अपनी बुक्स में पर्सनैलिटी ए होता हूँ, लेकिन आपके अपने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पे मैं पर्सन बी बन जाता हूँ, जो मैं होता नहीं हूँ। और जब आप मुझे बोलते हैं तो हमारे दरमियान में इख्तिलाफात बढ़ते हैं। लोगों को एज इट इज एक्सेप्ट करने की हैबिट एज ए कंट्री, एज ए नेशन, एज ए वर्ल्ड में अडॉप्ट करने की जरूरत है इफ वी वांट टू प्रोग्रेस। दो मुख्तलिफ लोग ही आगे बढ़ सकते हैं, दो एक जैसे लोग आगे नहीं बढ़ सकते। दो एक जैसे लोग बस अपने तक ही रह सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे मुख्तलिफ होना जरूरी है, और एक दूसरे की मुख्तलिफ होने के बाद उसको एक्सेप्ट करके मन वन से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की तरफ चलना चाहिए। क्योंकि जो आपकी वीकनेस है वो शायद किसी और की स्ट्रेंथ है, और वही प्रॉब्लम। तो मैं फिर वही बात कहूँगा कि जो ओपिनियन हमारे एंकर ने दिया, जो ओपिनियन मैंने दिया, ये सारे ओपिनियन अपनी अपनी जगह शायद दुरुस्त हैं, और हम ओपिनियंस देते ही वो है जो हमारे पास मटेरियल होता है। आज की जनरेशन को पढ़ने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है, स्टेट्स पे काम करने की ज़रूरत है। अगर ये जनरेशन इनहेरिट करेगी हैबिट, गलतुल आम, फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफोर्स, उन तमाम जनरल बातों को अडॉप्ट करके, हॉक्स के ऊपर बिलीव रख के, मिस इन्फॉर्मेशन पे डिसीजन लेकर कुछ भी करेगी, तो कभी बहुत कम चांसेस हैं कि एक्सीडेंटली वो कामयाब हो जाए। हाँ यस, थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने के बावजूद, लार्जली पॉपुलेट होने के बावजूद, मोस्ट यंग पॉपुलेशन के बावजूद, हम कि इन सारे बेनिफिट्स की वजह से हम एक गोल्ड कंट्री बिल्कुल बनेंगे, और बन सकते हैं और बन रहे हैं। बट इंडिविजुअल्स की फ्रस्ट्रेशंस, डिसअपॉइंटमेंट्स जनरेशन गैप की वजह से भी हैं, वो भी हमें ग्रेजुअली बड़े तरीके से फिक्स करने की जरूरत है। इट डज नॉट रिक्वायर कंफर्टिंग ईच अदर, इट ओनली रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। सो आई बिलीव a general principle of understanding each other, valuing each other, एक दूसरे को कम तर या बरतर होने की बजाय एक दूसरे को मुख्तलिफ कहना मुनासिब है और रहेगा। और जिसकी जितनी स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ है, उसको उसकी स्ट्रेंथ पे ही प्ले करवाने की, स्ट्रेंथ के ऊपर ही स्ट्रैपुलेट करवाने की जरूरत है। और जिसकी जो वीकनेस है उसको ग्रेजुअली एमिकेबली तरीके से ख़त्म करने की, कम करने की जरूरत है। आई थिंक बाकी तमाम चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड हो गई। सो ऑल आई एक्सपेक्ट एंड रिक्वेस्ट टू द ऑडियंस जो अभी सुन रहे हैं या बाद में इस प्रोग्राम को सुनेंगे, कंक्लूजन सिर्फ ये है कि हमें टेक्नोलॉजी के ट्रैप से बचना है। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेना, नुकसान नहीं। टेक्नोलॉजी के आने वाले अगले 20 सालों की उस कैटास्ट्रॉफी, उस आफत से बचना है जो आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया को सुपरसीड करेगी अगले 20 से 30 साल में। उस आफत से बचने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़नी है, और उस वक्त वही लोग विनर होंगे जो उस वक्त की जनरेशन से डिफरेंट होंगे, जो लोगों के साथ चल के ग्रो कर रहे होंगे, अकेले ग्रो करने की बजाय। हमारी लाइफ में क्वालिटी आ जाएगी, क्वालिटी रहेगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी अगर हम एक दूसरे के रिश्तों की, दोस्तियों की, डिफरेंसेस की, एक दूसरों के इख्तिलाफ राय की रिस्पेक्ट और इज्जत करेंगे, तो हम ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस करेंगे देन एक दूसरे के बारे में ग्रज रख के। मनफी जज्बात सिर्फ इंसान को नीचे और पीछे लेकर जाएंगे, आगे लेकर नहीं जा सकते। मुस्बत जज्बात के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ओल्ड स्कूल करेंगे जनरेशन जी, बिल्कुल फैसिलिटेट करें, बिल्कुल सहूलत दें, अलाउ करें। पेरेंट्स भी रिसर्च करें, अपनी रिसर्च को बढ़ाएं। प्लीज़ फ्रीली बच्चों को डिसीजन करने मत दें, उनके डिसीजन के अंदर अपनी रिसर्च को ज़रूर ऐड करें। पेरेंट्स लिबरेट नहीं कर सकते अपने आप को, आज़ाद नहीं कर सकते बच्चों के फैसलों से। जिम्मेदारी है, नॉलेज नहीं है गेन करें, पता नहीं है पता करें। लेट देम डिसाइड, बट यू शुड नो दैट डिसीजन इज राइट और रॉन्ग। बट यस, लेट फ्री करें उनको, लेकिन सुपरविजन और आंखों को पूरा खोल के रखें, वरना बच्चे इस एज में उतने वाइज नहीं होते। वो 2000 अपनी 30 साल की उम्र में जाके बड़ों को कोसेंगे। उससे बेहतर है कि कीप देम गाइडिंग, इवन इफ यू डोंट नो अबाउट इट, लर्न अबाउट इट, सीखें, तलकीन करें। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, चाहे आपका नॉलेज सेट ना हो, आपका एक्सपीरियंस फैसला सही करवा सकता है, आगे एग्जीक्यूशन बच्चे नहीं करनी। सो आई थिंक ये सारी जो बातें हैं, इनके ऊपर अगर हम अमल करें तो एज ए जनरेशन हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। दिस कंट्री हैज अ ब्राइट फ्यूचर, एवरीथिंग
अब हो गई है। अब आ रही है क्या आवाज? एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ दिस कंट्री। इस कंट्री की सिर्फ हक में सब कुछ है। इट विल ग्रो एंड ओनली ग्रो। इतनी स्पीड से ग्रो करता है मोहम्मद तय्यब का। बिल्कुल ठीक है। और अब इसको कंक्लूड करते हैं। आखिरी बात भी मेरी वही रहेगी कि जितनी हम लोग बातें कर रहे हैं, सुनने वालों के लिए जितनी हम लोग बातें कर रहे हैं भाई, ये मेरी अपनी ऐनक की बात है। मजदूर को मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो रिसर्च शुरू कर दे, जिसका तकरीबन कोई 22-23% है जो हमारी आबादी का। मैं उस डेली वेजर को नहीं कह रहा हूँ कि रिसर्च शुरू कर दे जो 15-18% है इस आबादी का, सॉरी 35-36% है इस आबादी का। लेकिन मैं उसे जरूर कह रहा हूँ वो रिसर्च कर ले जो कहीं जॉब कर रहा है 9 to 5, जिसके पास 2-4-5 घंटे हैं। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम 100 के 100 लोगों के पास रिसर्च का टाइम होगा तो जनरेशन बदलेगी। हम में से जो 18-19-20% है जिनकी कासिम भी बात कर रहे हैं, वो तो गोल्डन लोग हैं ना, जिनके पास आज ही अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो आज से ही गूगल करें। इस टेक्नोलॉजी से जिससे हमने बचना है, इसका कहीं मतलब ये नहीं है कि हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना। इसका साफ सीधा मतलब है कि जो ये कहती है वो नहीं करना, इसमें से अपने मतलब की चीजें उठाएं, इसी से इसको काउंटर करें और इसको डायरेक्शन दे अगली कि रोबोट्स रिप्लेसमेंट वाली बात पे ना जाए, बल्कि ह्यूमन टू ह्यूमन एफिशिएंसी की तरफ चली जाए। ये लोगों को लोगों से मिलने में आसानी कर दे। जहां से ये बात शुरू हुई थी कभी, इसने अट्रैक्ट इसी बात पे किया था लोगों को कि ये तुम्हें तुम तक आने में आसानी करेगी, और अब ये तुम्हें तुमसे दूर ले जाने में आसानी कर रही है। मतलब ये अपनी डायरेक्शन में कामयाब हो रहे हैं, हम अपनी इसकी डायरेक्शन ठीक करने में नाकाम हो रहे हैं। तो उन 15-20% को कासिम भाई मुखातिब कर रहे हैं कि आप लोग आज से इस पर रिसर्च शुरू करें। आपके पास वक्त है, आप भाग नहीं सकते। आप 20% का इम्पैक्ट लाएंगे तो पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट रेप्लिकेट होता है। नंबर 1। नंबर 2, जो शेख साहब फरमा रहे थे, यस, मजदूर यही करेगा। एक 9 to 9 to 11 जो फंसा हुआ है बंदा अपने मामला पे, चाहे वो बहुत बड़ा कारोबारी है, छोटा सा कारोबारी है या मजदूर है, वो यही करेगा कि कीप रिमाइंडिंग योर किड कि तुम लोगों को किस डायरेक्शन में जाना है, बट तुम आजाद हो, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं उसको आजाद छोड़ने के अलावा। बट ऐसा न करे कि आंखें बंद कर ले, वो जागता रहे कि धंधे तक जाने का जो ये सफर कर रहा है ये प्रोडक्टिव हो। ये नॉन प्रोडक्टिव शख्सियत ना बने, ये प्रोडक्टिव हो। इंसान है, नॉकिंग करते रहने से इंसान के अंदर कहीं ना कहीं तब्दीली आ जाती है। थर्डली, मैं स्वेप वाली बात करूं कि यस, ये उन लोगों के लिए बात है जो फिर कोई 18-20% का एक तबका है, उसको भी जरूरत है कि वो जो बच्चों के साथ अगर फिजिकली कनेक्ट नहीं हो पा रहा तो डिजिटली कनेक्ट रहे। ही कैन हैव अ फेसबुक फ्रेंडशिप, मैसेंजर पे बात कर सकता है, व्हाट्सएप पे बात कर सकता है। मेरी अपनी सबसे बड़ी बेटी के साथ जो सबसे प्रोडक्टिव डिस्कशन होती है वो व्हाट्सएप पे होती है, क्योंकि हम दोनों बाप बेटी हैं। शायद हम एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के वो बात ना कर सकें जो इवन स्टैट्स की बात है। तो इस सारी बात को अगर मैं किसी एक जगह पे लाऊं तो कासिम भाई का जुमला कि आप एक फॉर्मूला सारों के लिए फिट नहीं कर सकते, आपको अपने हालात, अपने वाकयात, अपने मसाइल और वसाइल के मुताबिक एक पैटर्न चॉइस करना होगा। और सारों की अगर मैं कॉमन बात करूं तो आपको एफर्ट करके, ये मजाक नहीं है कि आपके पास ये डायरेक्शन नहीं थी, आपको एफर्ट करके वो डायरेक्शन चॉइस करनी है जो आप अपने बच्चे को बता सकते हैं तो बताएंगे, समझा सकते हैं तो समझाएंगे, ले जा सकते हैं तो ले जाएंगे। वो डायरेक्शन जो उन 6 कैटेगरीज में से उसे वाहद कामयाब बेहतरीन कैटेगरी हर दो जहां में खलीफतुल अर्ज तक ले जाएंगे। और वो खलीफतुल अर्ज वो है जो मोस्ट प्रोडक्टिव है। मैं इस डिस्कशन को मौला अली अलैहिस्सलाम के उस कॉल पे क्लोज करता हूँ कि किसी ने पूछा कि मौला आप बहुत कहते हैं कि इंसान कीमती है, आप बारहा कहते हैं कि इंसान मत खो, ये कीमती है, तो हुजूर इंसान की कीमत का अंदाजा कैसे लगाएं? तो आपने फरमाया, इब्ने अब्बास, हर इंसान उतना कीमती है जितना वो जिम्मेदार है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए और हम सबको आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। शेख साहब की मुस्कुराहट के साथ हो सके तो मेरे पास पहुंच जाए। और कासिम भाई, आपके सोच अंगेज चेहरे पर मैं कोशिश करूंगा कि पहुंच के खुद इसको फिजिकली देख सकूं। अस्सलाम दोस्तों, को पसंद आई हो तो शेयर करिएगा। इख्तलाफ मोर देन वेलकम कॉमेंट्स की शक्ल में कर सकते हैं। कोई दोस्त अगली दफा इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहे तो हो सकता है। ये प्रोग्राम चल रहा है, इसके अभी और एपिसोड आएंगे, इसकी और शक्लें सामने आएंगी। अभी हम उस पार्ट में जिसमें इंसान डिफाइन हो रहा है, ये इंसान है कैसा,
इसमें ख्वाहिशात की, ख्यालात की बात चल रही है, लेकिन इसका अगला चैप्टर बड़ा खूबसूरत है। वो धंधा है जिसकी तरफ मेरे कुछ दोस्त ले जाना चाहेंगे, लोगों को ड्रैग करके कॉर्पोरेट की तरफ, कुछ ले जाना चाहेंगे सरदारी की तरफ, और फिर अल्टीमेटली आपका ये छोटा भाई आपको वो असल रास्ता बताएगा जहां पे आपको जाना चाहिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।